हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन के बारे में। अपचयोपचय अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन, ध्यान से समझिएगा। रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन अम्ल क्षार निकाय में, ठीक है, एसिड बेस सिस्टम में अम्ल क्षार निकाय में हम ऐसी अनुमापन विधि के संपर्क में आते हैं जिससे 1 विलयन की प्रबलता पीएच संवेदनशील संसूचक का प्रयोग कर दूसरे विलयन का ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जो आप अम्ल क्षार निकाय पढ़े हैं उसमें जो है अनुमापन का जो तरीका है उसमें 1 विलयन की प्रबलता जो है पीएच संवेदनशील सूचक का प्रयोग करके दूसरे विलयन का हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 विलयन का पीएच पता हो तो दूसरे विलयन का पीएच हम ज्ञात कर लेते हैं अम्ल क्षार निकाय में। अम्ल क्षार निकाय में हम ऐसी अनुमापन विधि के संपर्क में आते हैं जिससे 1 विलयन की प्रबलता पीएच संवेदनशील संसूचक का प्रयोग करके दूसरे विलयन से ज्ञात करते हैं। समान रूप से रेडॉक्स निकाय में, ठीक है, समान रूप से अपचयोपचन निकाय में अनुमापन विधि अपनाई जा सकती है। ठीक है, जिसमें अपचयोपचय संवेदनशील संसूचक का प्रयोग करके, ठीक है, अपचयोपचय संवेदनशील संसूचक का प्रयोग करके रिएक्टेंट ऑक्सीडेंट की प्रबलता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो जिस तरह से अम्ल क्षार निकाय में पीएच का उपयोग करके दूसरे विलयन का पीएच ज्ञात कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं, संसूचन कर लेते हैं, अनुमापन कर लेते हैं, उसी तरह से रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, रेडॉक्स निकाय में भी हम अनुमापन कर सकते हैं और इसके लिए हमें रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट की प्रबलता को यूज करते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्षार निकाय में हम ऐसी अनुमापन विधि के संपर्क में आते हैं जिससे 1 विलयन की प्रबलता पीएच संवेदनशील संसूचक का प्रयोग करके दूसरे विलयन की ज्ञात करते हैं। समान रूप से अपचयोपचय निकाय में भी अनुमापन विधि अपनाई जा सकती है जिसमें अपचयोपचय संवेदनशील संसूचक का प्रयोग करके रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट की प्रबलता ज्ञात की जा सकती है। अपचयोपचय अनुमापन में संसूचक का प्रयोग निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा टाइट्रेशन करने में अनुमापन में संसूचक का प्रयोग निम्नलिखित उदाहरण के रूप में किया जाएगा। जैसे कि नंबर 1, यदि कोई अभिकारक, ठीक है, यदि कोई अभिकारक स्वयं सूचक की भांति कार्य करता हो, अभिकारक जो है सेल्फ इंडिकेटर की तरह कार्य करता हो, जो स्वयं किसी गहरे रंग का हो, जैसे कि परमैग्नेट आयन MnO4-। परमैग्नेट आयन जो है स्वयं गहरे रंग का होता है, अर्थात यह जो है स्वयं सूचक का कार्य करता है, सेल्फ इंडिकेटर का कार्य करता है। तो यदि कोई अभिकारक स्वयं सूचक की भांति कार्य करता हो तब अपचायक का अंतिम भाग, ठीक है, तब अपचायक अर्थात Fe2+ या Cr2O4 का अंतिम भाग ऑक्सीकृत हो चुका हो तो दृश्य अंत बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि कोई अभिकारक जो है सेल्फ इंडिकेटर की तरह कार्य करेगा तब अपचायक का अंतिम भाग ऑक्सीकृत हो चुका हो तो दृश्य जो है अंत बिंदु प्राप्त होता है। MnO4- आयन की सांद्रता जो है 10⁻⁶ मोल पर घन डेसीमीटर से कम होने पर भी गुलाबी रंग की प्रथम अस्थायी झलक दिखती है। इससे तुल्य बिंदु पर रंग न्यूनता से अतिलंघित हो जाता है जहां अपचायक तथा ऑक्सीकारक अपनी मोल रस समीकरण मिति के अनुसार समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो यदि कोई अभिकारक जो स्वयं किसी गहरे रंग का हो, जैसे कि परमैग्नेट आयन MnO4- स्वयं सूचक अर्थात सेल्फ इंडिकेटर की भांति कार्य करता है, जब अपचायक Fe2+ या Cr2O4 का अंतिम भाग जो है ऑक्सीकृत हो चुका हो तो दृश्य अंत बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, अंतिम भाग जो है ऑक्सीकृत हो चुका हो तो दृश्य अंत बिंदु प्राप्त होता है। MnO4 आयन की सांद्रता MnO4 आयन की सांद्रता 10⁻⁶ मोल पर घन डेसीमीटर
10⁻⁶ मोल पर लीटर से कम होने पर भी गुलाबी रंग की प्रथम अस्थायी झलक दिखती है। इससे तुल्य बिंदु पर रंग न्यूनता से अतिलंघित हो जाता है, जहां अपचायक और आक्सीकारक अपनी मोल रस समीकरण मिति के अनुसार समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपचायक और आक्सीकारक जो हैं अपनी मोल के रस समीकरण मिति के अनुसार समान मात्रा में होते हैं और गुलाबी रंग का प्रथम अस्थायी झलक दिखता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका नंबर 2, जैसा कि MnO4- के अनुमापन में होता है, यदि वैसा कोई रंग परिवर्तन स्वतः नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है, जैसा कि MnO4- के अनुमापन में होता है, यदि वैसा कोई रंग परिवर्तन स्वतः नहीं होता है तो ऐसे भी सूचक हैं जो अपचायक के अंतिम भाग में उपभोगित हो जाने पर स्वयं आक्सीकृत होकर नाटकीय ढंग से रंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सूचक होते हैं जो अपचायक के अंतिम भाग में यूज हो जाते हैं और यूज हो जाने के बाद जो है स्वयं आक्सीकृत होकर रंग परिवर्तन करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है Cr2O7 द्वारा दिया जाता है, जो स्वयं सूचक नहीं है लेकिन तुल्य बिंदु के बाद यह डाइफेनिल अमीन सूचक को आक्सीकृत करके गहरा नीला रंग प्रदान करता है। इस प्रकार यह अंत बिंदु का सूचक है, एंड पॉइंट का इंडिकेटर है। ठीक है, एक अन्य विधि भी उपलब्ध है जो रोचक और सामान्य भी है। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है, एक अन्य विधि भी है जो रोचक और सामान्य भी है। इसका प्रयोग केवल उन अभिकारकों तक सीमित है जो I- आयनों को आक्सीकृत कर सकते हैं। ठीक है, जो आयोडाइड आयनों को आक्सीकृत कर सकते हैं, जैसे कि 2Cu2 + 4I- एक्वस Cu2I2 सॉलिड + I2 एक्वस। इस विधि का आधार जो है आयोडीन का स्टार्च के साथ गहरा नीला रंग देना तथा आयोडीन की थायोसल्फेट आयन से विशेष अभिक्रिया है जो अपचयापचय अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो एक अन्य विधि भी उपलब्ध है जो रोचक और सामान्य भी है। इसका प्रयोग केवल उन अभिकारकों तक सीमित होता है जो आयोडाइड आयनों को आक्सीकृत कर सकते हैं। इस विधि का आधार जो है आयोडीन का स्टार्च के साथ गहरा नीला रंग देना है तथा आयोडीन की थायोसल्फेट आयन से विशेष अभिक्रिया है जो कि अपचयापचय अभिक्रिया भी है। ठीक है, I2- एक्वस + H2O3 एरो 2I- + S4O6। यद्यप आयोडीन जो है I2 जो है जल में अविलेय है, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में Ki3 के रूप में विलेय है। अंत बिंदु को स्टार्च डालकर पहचाना जा सकता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में एंड पॉइंट को स्टार्च डालकर पहचाना जा सकता है। शेष स्टोइकियोमेट्री गणनाएं ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अपचयापचय अभिक्रिया पर आधारित अनुमापन के बारे में, जिसमें आपने 3 तरह का अनुमापन देखा। पहले में यदि कोई अभिकारक जो स्वयं सेल्फ इंडिकेटर की कार्य करता हो, जब अपचायक का अंतिम भाग आक्सीकृत हो चुका होता है तो दृश्य अंत बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा MnO4 के अनुमापन में होता है, यदि वैसा कोई रंग परिवर्तन स्वतः नहीं होता है तो ऐसे सूचक में जो अपचायक अंतिम भाग में उपभोक्ता हो जाने पर स्वयं आक्सीकृत होकर नाटकीय ढंग से रंग परिवर्तन करते हैं। जैसे इसका सर्वोत्तम उदाहरण है Cr2O7 द्वारा दिया जाता है, जो स्वयं सूचक नहीं है लेकिन तुल्य बिंदु के बाद डाइफेनिलअमीन सूचक से आक्सीकृत करके गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अतः यह भी जो है अंत बिंदु का सूचक होता है। तीसरा जो है यह अन्य विधि है जिसमें रोचक और सामान्य भी है। इसमें प्रयोग जो है केवल अभिकारक तक सीमित होता है। तो यह 3 विधि है जिनसे जो है अनुमापन आप रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली हेडिंग आपकी आती है ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाएं क्या हैं। तो उपरोक्त विवेचना से आप यह जान गए हैं कि उपचयोपचय विधियों का विकास जो है समयानुसार होता गया है। विकास का यह क्रम अभी जारी है। वास्तव में कुछ समय पहले तक ऑक्सीकरण पद्धति को अभिक्रिया में संलग्न परमाणु एक या अधिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व के ह्रास के रूप में तथा अपचयन पद्धति को इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का क्रम आगे जारी है, इसकी खोज जारी है। वास्तव में जो अभी तक जो खोज हुआ है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ समय पहले तक ऑक्सीकरण पद्धति को अभिक्रिया के संलग्न परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व के ह्रास के रूप में, इलेक्ट्रॉन घनत्व के कमी के रूप में देखा जाता था और अपचयन में इलेक्ट्रॉन घनत्व के वृद्धि के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो उपरोक्त विवेचना से आप यह जान गए हैं कि
उपचयापचय विधियों का विकास जो है समयानुसार होता गया है। विकास का यह क्रम अभी जारी है। वास्तव में कुछ समय पहले तक ऑक्सीकरण पद्धति को अभिक्रिया के संलग्न परमाणु एक या अधिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी के रूप में तथा अपचयन पद्धति को इलेक्ट्रॉन घनत्व के वृद्धि के रूप में देखा जाता था। यह था स्टूडेंट्स अपचयापचय अभिक्रिया पर आधारित अनुमापन और ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाओं के बारे में। थैंक यू।